हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का, जो आपके फ़िलहाल सीटेट के पर्पज़ से काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा आपका एस्टेट है या बीपीएससी है तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आशा और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। कृपया लास्ट तक बने रहें। अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग दे सकते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग इसमें जो 6 क्लास की पॉलिटी है उसमें फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ। अब देखिए विविधता की समझ, तो विविधता का मतलब होता है भिन्नता, यानी कि एक से अलग प्रकार का। यानी कि जैसे कि देखिए कि भारत में ही कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं जल है, कहीं मरुस्थल है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, विविधता है। ठीक है, यानी कि भिन्नता है, एक भारत है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो भिन्नता है, तो ये विविधता कहलाएगा। तो लोग एक दूसरे के मामले में भिन्न होते हैं, अलग दिखते हैं, शक्ल से दिखते हैं, अलग क्षेत्र से आते हैं। मान लीजिए कि कोई केरल से है, कोई मुंबई से है, कोई लद्दाख से है, तो अलग क्षेत्र से आते हैं। तो उनका धर्म भी अलग है, रहन सहन भी अलग है, खाना पीना का तरीका भी अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, त्यौहार अलग है आदि। तो ये सब क्या हो गया, हमारा भिन्नता हो गया, जो हमारा विविधता का रूप लेता है। तो ये जो है कई तरह से हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अब कहिएगा समृद्ध कैसे, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, तो इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। यानी जो विविधता है भारत में, एक तो प्राकृतिक रूप से है, जो भारतीय स्थल के रूप में है, जल के रूप में है, मरुस्थल है, पर्वत है, पहाड़ है। ठीक है, और एक हमारी जो लोग हैं, जो संस्कृति है या फिर जो मानव रहते हैं यहाँ भारत में, उनके बारे में। तो देश में भी हम लोग देख सकते हैं कि देश से बाहर पूरे विश्व में बहुत सारी भिन्नताएँ हैं, विविधताएँ हैं। अब देखिए, तो भारत तो ऐसे ही वसुधैव कुटुंबकम को अपनाता है। तो आगे देखिए कहता क्या है कि विविधता या अनेकता किस तरह हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। विविधता वाला देश कैसे बना, यानी भारत के बारे में कह रहा है। क्या सभी विभिन्नता भारत का भाग होता है? जो विभिन्नता है क्या विविधता का ही भाग है? तो देखिए हर एक विविधता, यानी कि जो भिन्नता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी गरीब है, तो गरीब है तो वो विविधता में नहीं आएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, असमानता में आ जाएगा, गैर बराबरी में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चैप्टर में हम लोग करते हैं। देखिए, तो इस अध्याय में अगर हम बात करें कि जो विविधता को कैसे समझना है, तो देखिए यहाँ पे 3 चित्र बनाया हुआ है। 3 बच्चे के द्वारा जो है 3 चित्र बनाया गया है। अब एक चित्र जो है हर दूसरे से अलग है, यानी कि हर एक जो है अलग है। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में एक छोटा सा जगह भी दिया हुआ है, जहाँ पे बोला गया है कि अगर आप चाहें तो उसमें अपना ड्राइंग करिएगा। तो ड्राइंग जब बनाइएगा तो वो चित्र आपका इनसे अलग हो जाएगा। हो सकता है अगर सब कुछ ठीक हो तो कलर अलग हो जाएगा, कलर हो जाएगा तो फिर फेस पैटर्न, हाथ वाथ सब अलग हो जाएगा, तो एक समान नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि सबकी चित्रकारी का तरीका अलग है। ठीक उसी प्रकार हम सब में जो है रंग रूप खान पान में भी क्या है, आपका भिन्नता आता है। अगर हम बात करें तो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नहीं है, एक दो लाइन है, आप उसको ज़रा गौर से देखिए। तो कहता है कि बाहर जाते समय हम डैश पहनना पसंद करते हैं, या फिर बात करें तो घर में हम डैश में बात करते हैं। मेरा पसंदीदा खेल जो है डैश है, मुझे पसंद है डैश के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि अब जो अगर हम ये किसी विद्यालय में अगर ये प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि कक्षा 6 का है, क्रियाकलाप के तौर पे है, तो अगर हम कर रहे हैं तो सब जितने भी साथी होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनका एक जैसा जवाब नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे से हमारा जो है जवाब हूबहू मिलता हो, ठीक है, लेकिन सबका नहीं मिलेगा। ठीक है, कितने ही साथी जो होगा, मतलब मान लेते हैं किताब पढ़ना पसंद होगा, मान लीजिए कि हम मुझे पसंद है के बारे में किताब पढ़ना, यानी कि मान लीजिए कि हमको विवेकानंद के बारे में किताब पढ़ना पसंद है, या कोई भी जो नैतिक कहानियाँ हैं वो पढ़ना पसंद है। तो हो सकता है कुछ को पसंद हो, कुछ को जो है पंचतंत्र की कहानियाँ, कुछ को कॉमिक्स पसंद होगा। खेल की ही बात करें तो मेरा क्रिकेट है, किसी का फुटबॉल होगा, किसी का हॉकी होगा, या एक दो का क्रिकेट हो भी सकता है, या एक दो का फुटबॉल होगा, लेकिन सबका जो है सब सामान नहीं होगा। ठीक है, तो वही बात कहता है कि अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि मामलों में आप अपनी साथियों की तरह, और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल जो हैं अलग हैं। अब देखिए इसके बाद आपका एक चैप्टर आता है, पॉइंट है चैप्टर में, दोस्ती करना। तो दोस्ती करने में जो है हम लोग देखेंगे कि एक कहानी है। इस कहानी जो है इसमें एक समीर रहता है और दूसरा भी समीर रहता है। तो एक को हम लोग समीर 1 के नाम से बोलते हैं, एक को समीर 2 के नाम से बोलते हैं। समीर 1 बड़ा रहता है और समीर 2 बच्चा रहता है। ठीक है, और ये जो कहानी है ये
पोइली सेनगुप्त की कहानी है, द लास्ट चेंज्ड पर आधारित कहानी है। ठीक है, अब इन दोनों की दोस्ती की कहानी है, जो विभिन्न क्षेत्र से आते हैं, इन दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं, फिर भी ये लोग दोस्त बनते हैं। तो देखिए, कहने का तात्पर्य है कि कहानी को छोटे तौर पे समझिएगा तो समझिए कि एक लड़का रहता है जो फटे पुराने हालत में रहता है और वो जनपद के भीड़ वाले चौराहे पर जो रेड लाइट होता है, लाल बत्ती जहाँ पे गाड़ी रुकती है, वहाँ पे अखबार बेचता है। और दूसरा लड़का जो होता है, जो समीर वन होता है, वो बड़ा अंग्रेज टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है, और वो साइकिल से आता है और उससे बात करता है, तो हम लोग समझते हैं। देखिए, एक शब्द है यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे, तो इस कहानी को हम लोग अभी करेंगे। तो उसमें सांप्रदायिक दंगे क्या कहते हैं, तो जब एक प्रकार की हिंसा है, ठीक है, जो सांप्रदायिक दंगा है क्या है, हिंसा है आपका, यानी कि जैसे मारपीट हो गया किसी भी तरह का, तो जो किसी धर्म, जाति, पंथ या संप्रदाय के लोगों के बीच होता है, यानी कि जब भी होगा तो कोई ना कोई पंथ होगा, धर्म होगा, जाति होगा, तो इनके बीच में होगा। अगर हम भारतीय संदर्भ में इसका तात्पर्य समझने का कोशिश करें तो हिंदू मुस्लिम में जो हिंसक व्यवहार है उसको यहाँ पे माना गया है, या सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ही सांप्रदायिक दंगे में होते हैं, बाकी लोगों के साथ तो होता नहीं है। तो ये भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिक दंगे यानी कि हिंदू मुस्लिम का हिंसक व्यवहार या झड़प। ठीक है, अगर स्टोरी पॉइंट की बात करें तो स्टोरी पॉइंट की बात करने से पहले हम लोग जो है स्टोरी को समझते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जो समीर वन होता है, समीर टू होता है, तो क्लियर कर लिए कि समीर वन साइकिल पे रहता है, समीर टू अखबार बेचता है। तो इसमें बार बार नाम आएगा, तो हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए, होता क्या है इस कहानी में कि फटे पुराने कपड़े पहनकर एक छोटा सा लड़का होता है जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे पे लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहता है। ठीक है, उसी समय क्या होता है कि एक जो समीर वन होता है वो वहाँ से साइकिल से गुजरता रहता है। तो वह क्या करता है, अंग्रेजी का अखबार हाथ में, यानी कि जो समीर टू है बच्चा रहता है, वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए उसके पीछे भागने लगता है, यानी कि जो साइकिल पे रहता है समीर वन। ठीक है, और भागते हुए जो है सुर्खियों को हिंदी और अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में क्या करता है, वो बोलता रहता है, चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि पटरी के सहारे रुक जाता है समीर वन, इस बार जो है रुक जाता है, क्या है कि वो पहले भी आता जाता था लेकिन इस बार वो रुक जाता है। ठीक है, और रुकने के बाद क्या होता है कि वो समीर टू से, यानी कि जो बच्चा होता है उससे वो हिंदी का अखबार मांगता है। ठीक है, तो जब वो हिंदी का अखबार मांगता है तो क्या होता है कि उस बच्चे का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह पूछता है, मतलब आपको हिंदी आती है? चूंकि वो एक अंग्रेज की तरह दिखता रहता है, इसलिए उससे पूछाता है बच्चा क्या कि आपको हिंदी आती है? तो वो जो समीर वन साइकिल पे रहता है वो कहता है हाँ, बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, यानी कि वो अखबार का पैसा देता है और कहता है कि मुझे हिंदी आती है। और पूछता है क्यों, तुमने क्या सोचा, यानी कि वो बच्चा से पूछता है। तो बच्चा थोड़ा सा सहमता है, रुकता है और फिर कहता है पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। ठीक है, वो बच्चा बोलता है, चूंकि एक पहनावा जो होता है उसका उस हिसाब से। ठीक है, मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं, यानी कि पहनावा के हिसाब से उसको जज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विविधता देख रहे हैं, तो पहनावा, खाना पीना, रहन सहन सब की बात होती है, तो यहाँ पे देखिए पहनावे की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो साइकिल वाला बच्चा, साइकिल पर जो रहता है लड़का, वो कहता है हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, अधीर होते हुए बोलता है मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद पूछता है कि मैं सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है, वो मतलब साइकिल वाला रहता है उसको बताता है सब्जेक्ट। अब देखिए, जो बच्चा जनपद पे रहता है उसको सब्जेक्ट का मालूम अर्थ पता नहीं रहता कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो पूछता है सब्जेक्ट, तो कहता है कि वो जो साइकिल पर रहता है तो वो कहता है कि जो कभी स्कूल नहीं गया उसको क्या मैं समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है ऐसा बोलता है। मीरवन वो करता क्या कि मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी होगी, यानी कि अब जो सब्जेक्ट के बारे में समझाना शुरू करता है तब तक बत्ती हरी हो जाती है, और हरी हो जाती है तो वो फिर चला जाता है, क्या है कि ट्रैफिक पे तो बहुत सारे गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। ठीक है, तो वो चला जाता है। फिर दूसरे दिन जब आता है वहाँ पे तो वह बच्चा जो रहता है मुस्कुरा रहा होता है और उसके तरफ हिंदी का अखबार बढ़ा देता है। ठीक है, क्या कि उससे पहले वाले दिन तो हिंदी का अखबार लिया था, तो उसकी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ा देता है और कहता है कि भैया आपका अखबार। ठीक है, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है, जो समीर टू फुटपाथ पे रहता है वो। ठीक है, तो अंग्रेजी का यह शब्द होता है। ठीक है, तो उसके जवान पे जो है बड़ा अजीब लग रहा था। अब मान लीजिए जैसे कि हम ही हैं, हमको अंग्रेजी नहीं आता है। ठीक है, एक शब्द है डिप्रेशन, तो अब डिप्रेशन को हम डिस्पेशन बोल दिए। ठीक है, तो आप तो समझ जाइएगा कि हाँ डिस्पेशन बोल रहा है, लेकिन मेरे शब्द पे क्या, मेरे मुंह से सुना हुआ शब्द कैसा लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, तो वही कहता है कि सब्जेक्ट शब्द जो है उसको इस तरह अजीब लग रहा था जैसे मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो है प्रजा। ठीक है, यानी कि उस अर्थ में वहाँ पे उसका वो प्रयोग करता है समीर वन। अब कहता है कि ओह
यह कुछ पढ़ाई लिखाई संबंधित शब्द है। सब्जेक्ट जो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपका शब्द है। फिर कहता है कि मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो, तो वो क्या बच्चा आता था, मैं कभी स्कूल नहीं गया। फिर बात आगे बढ़ा तो उसने गर्व से कहा कि मैं जब इतना ऊंचा था, यानी इंच का साइकिल लीजिएगा तो साइकिल का इंच कितना छोटा होता है और सीट छोटा होगा, तो वहाँ तक हाथ करके मतलब से थोड़ा नीचे ही रखता है। कहता है कि मैं जब इतना बड़ा था तभी से जो है मैंने क्या किया, अपने माँ के साथ काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो है उसकी माँ पहले आती थी लेकिन अब जो है वो उसके साथ नहीं आती है। तो वो फिर पूछता है क्या कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है, यानी जो अखबार बेचने वाला बच्चा होता है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो जो साइकिल वाला पूछा था तो बच्चा बताता है कि वह मेरठ में है और उसके साथ, ठीक है, डैश 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 हो गया। यानी कि जब वो बता रहा था बच्चा तभी अचानक से ट्रैफिक लाइट जो है फिर से ग्रीन हो जाता है और हल्ला शुरू हो जाता है। ठीक है, और उस ट्रैफिक में क्या होता है कि वो फिर चला जाता है। अब आते हैं फिर तीसरे दिन की कहानी पे। तो वो क्या होता है कि मेरा नाम समीर है। जब अगले दिन वो आता है साइकिल से अखबार लेने तो वो बोलता है कि मेरा नाम समीर है, और उसने शर्माते हुए बच्चा बोलता है आप, और पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो इसको भी आश्चर्य होता है तो वो भी बोलता है कि अरे मेरा नाम भी समीर है। ठीक है, तो ये बताता है तो वो क्या होता है उसकी आंख में ना एकदम चमक आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समानता का बात कर रहा है, विविधता, देखिए नाम एक जैसा हो गया, यहाँ पे समानता आ गई। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें, मतलब जो साइकिल पे रहता है वो पूछता है क्या कि तुमको पता है कि समीर का अर्थ क्या होता है। बताता है हवा, पवन और पवन पुत्र। कौन है जानते हो, जानते हो ना। तो फिर आता है हनुमान। उसने खूब खुश होते हुए कहा, यानी जो बच्चा होता है वो कहता है कि आप समीर एक और मैं जो हूँ साइकिल वाला, जो साइकिल जो अखबार बेचता था बच्चा, वो कहता है मैं समीर दो। ठीक है, तो उसको जवाब दिया और हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाया। तो समीर एक और समीर दो क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। अब जो साइकिल वाला समीर होता है उसको उस नन्हे से बच्चे का हाथ जो है बड़ा गर्म लगता है, यानी कि उसको एक नन्हे चिड़िया की तरह उसके हाथ में समा जाता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, साइकिल चला के आगे बढ़ जाता है और उसके हाथ का जो गर्माहट होता है वो उसको महसूस करते चलता है। फिर अगले दिन आता है तो उसकी जो साइकिल वाला समीर आता है वहाँ पे ट्रैफिक लाइट के पास, तो वो देखता है कि जो समीर टू था, बच्चा जो था अखबार बेचता था, उसके चेहरे पर जो पहले मुस्कुराहट रहती थी वो नहीं थी। तो क्यों नहीं थी, तो बोला कि मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा, और वहाँ जो है दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो वो होता क्या है, अखबार की मुख्य सुर्खियों की तरफ वो देखा जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे, यानी कि जो उसकी माँ थी मेरठ में ही थी और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, तो इसलिए उसके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट नहीं था। लेकिन समीर उसने शुरू ही किया था, यानी कि जो साइकिल वाला समीर वन था उसने कुछ बोलना शुरू ही किया था। ठीक है, तब तक वो कहता है कि वो बच्चा कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ठीक है, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं, और उसकी जो है आंखें भर आई, यानी डबडबा गई आंसू से कि अब समीर में दंगा हो रहा है, अब क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। तो अब क्या करता है, जो समीर वन होता है कंधे पर हाथ रखता है। ठीक है, और उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई, यानी कि उसमें है कि समीर एक और समीर दो में कोई दो अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए। तो देखिए कहने का मतलब है कि वो दोस्त बनाने से नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए, अब देखिए अंतर क्या क्या है, तो हम बात करते हैं। तो समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वह समीर दो हिंदी में बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी एक दूसरे से बात कर पाए थे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें दूसरा, तो दोनों की जो धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ थी वो भी अलग थी, एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। ठीक है, इसके बाद अगर हम खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की बात करें तो ये भी भिन्नताएं हैं। ठीक है, तो खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि जो है ये विविधता के पहलू हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे, तो समीर एक और समीर दो, ठीक है, इन लोगों में दोस्ती क्यों हुई, क्योंकि ये लोग दोस्ती करना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए कहते का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगले दिन जब वो, अब उस दिन तो मिल लिया मेरठ में, इसी से का बात था, लेकिन क्या था कि अगले दिन जब वो चौराहे पर गया अखबार वाले के अखबार लेने के लिए, तो वहाँ पे वो बच्चा नहीं दिखा, नहीं दिखा। ठीक है, यानी कि कोई अंग्रेजी हिंदी का अखबार उसको नहीं बता सकता था कि उसका समीर कहाँ चला गया। यानी कि अब क्या हुआ कि वो दंगा हुआ, तो हो सकता है वो मेरठ चला गया होगा, या हो सकता है कि फिर कुछ हुआ होगा घटना उसके साथ। तो अब ये कोई अखबार या कोई कुछ नहीं बता सकता है कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है यहाँ पे कि विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो में कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। वहाँ पे धार्मिक पृष्ठभूमि हो गया, पहनावा हो गया, खान पान हो गया, उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो समीर एक स्कूल में पढ़ाई की थी और जबकि समीर दो जो है सिर्फ अखबार बेचता था। ठीक है, अगर विविधता का रूप हम देखें
अगर हम कहानी की बात करें तो देखिए कि समीर 1 और समीर 2 में दोस्ती हुआ तो बहुत सारा चीज़ अलग था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो गरीब हैं या जिनके भोजन का, घर का, कपड़े का, पढ़ाई की जरूरत पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो क्या है, ये विविधता का रूप नहीं है, ये गैर बराबरी का रूप है। अब गैर बराबरी क्या होता है, तो देखिए गैर बराबरी का तात्पर्य होता है कि जिनके पास न अवसर है और ना ही जमीन या कोई पैसा या संसाधन, ठीक है, जो दूसरों के पास है, यानी कि गरीबी और अमीरी जो है क्या है, आपका विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी कि गैर बराबरी है, ठीक है। जो जाति व्यवस्था भी आपका असमानता का एक उदाहरण है। जो जाति है, हमारी जाति व्यवस्था है, चाहे दलित हो या जिसको हम अछूत बोलते हैं, या हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितना भी है सब क्या है, जाति असमानता है, ठीक है। तो गैर बराबरी भी इसका रूप है। अब देखिए जाति व्यवस्था क्या होता है, तो जाति व्यवस्था कहने का तात्पर्य है कि जब समाज, अब देखिए हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज को जो है अलग अलग समूहों में बांटा गया है या बांट दिया गया है, ठीक है। और इस बंटवारे का आधार लोग किस किस तरह काम करते हैं, ठीक है, तो इसको आधार बना के जाति व्यवस्था बनाया गया। तो लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते हैं। अब बदल नहीं सकते हैं तो आप उसी जाति व्यवस्था के आ गए। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर आप कुम्हारे घर में पैदा हुए हैं तो आपका जाति कुम्हार का हो गया। अगर आप किसी सोना बनाने वाले के यहाँ पैदा हुए हैं तो आपका जाति सोनार का हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब आपका विविधता नहीं हुआ, ये सब आपका गैर बराबरी पैदा हो जाता है इससे, ठीक है। ये सब हमारा गैर बराबरी में आता है। अगर इसके बाद हम बात करें तो हमारा आता है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है या समृद्ध करती है। तो देखिए अब हम कहानी की ही बात करें तो समीर 1 समीर 2 की तरह भी हमारे आपके पास भी सहेलियां होंगी। चूंकि देखिए ये सहेलियां होंगे, दोस्त होंगे, हम कह सकते हैं, लेकिन पुस्तक में कहा गया है कि यहाँ पे जितना भी आएगा उसमें ज़्यादातर जो है जो लड़कियाँ कोई काम नहीं कर सकती हैं, तो इस या फिर जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उसको लेकर के यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। अगर अलग की बात करें तो हम लोग देखे हैं कि जब अगर हम किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, मान लेते हैं कोई हिंदू, मुस्लिम या फिर बौद्ध, सिख, ईसाई, तो अगर हम जब उनके घर में खाना खाएंगे या उनके साथ त्यौहार मनाएंगे, कपड़े पहन कर देखेंगे, तो उनकी भाषा भी सीखी होंगी, ठीक है। तो वो सब क्या है, आपका विविधता है कि उनके पास जो हम जब जब जाएँ तब तब जो है कुछ ना कुछ अलग तरह का मिलेगा, तो हम उसको अपना सकते हैं। अब बात करें तो विविधता से नए विचार, कल्पना, प्रेरणा आदि मिलता है जो हमें समृद्ध बनाती है। अब कहिएगा कैसे मिलता है, तो हम बात करें अगर कुछ चीज़ों की, तो अगर मान लेते हैं हम कुछ कहानियों का बात करें, जो हमारी बचपन की यादें हैं, अगर हम कहानियों में पिरोएं, यानी कि अगर कोई कहानी लिख दे बचपन की यादों में कि हमारे पास इतने सारे मित्र थे, ऐसे ऐसे होते थे, वो ऐसा कपड़ा पहनता था, ऐसा खाना लाता था, ये तो ये क्या हो गया कि विविधता का रूप हो गया, ठीक है। अब देखिए जो कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई आदमी जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयाँ, राजा रानियों की वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिख रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सारा आपका विविधता है जिससे हमारा जीवन समृद्ध हो रहा है। अब भारत में हम विविधता की बात करें तो भारत, अगर देखिए एक जो जीवन समृद्ध बनाता है, यहाँ पे कहानी का इसलिए हम ले रहे हैं, ये जो बुक में भी लिखा हुआ है कि जो लोग अगर मान लेते हैं कि जंगल में जा रहे हैं, जानवरों के नज़दीक में हैं, तो जानवरों के नज़दीक में है तो उनसे जुड़े हुए कहानी लिखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, तो उनका स्वभाव, नेचर अलग है। अब हर जानवर का अलग तरह से बोलता है, अलग तरह से खाना खाता है, अलग तरह से उनके बच्चे होते हैं, कोई अंडा देता है, कोई बच्चा देता है, तो ये सब क्या हुआ, आपका विविधता हुआ सब में, ठीक है। अब हम बात करें अगर कि अगर किसी आदमी को मान लीजिए कि हम एक के रंग का कपड़ा देते हैं, दुइये रंग का कपड़ा देते हैं, हम लाल दे देते हैं और सफ़ेद दे देते हैं, और एक तरह का खाना हम शायद आलू दे देते हैं, तो अगर हम बात करें तो इससे क्या विविधता आएगा। अगर सब आदमी ऐसे ही खाएगा तो जीवन बदरंग हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का कुछ भी जो होगा विविधता है तो हमारे जीवन में समृद्धि है, हम उससे क्या करते हैं कि आपको प्रेरणा लेते हैं, कल्पना करते हैं और नई नई कहानियाँ लिखते हैं। अगर हम भारत में विविधता की बात करें तो भारत क्या है, आपका विविधताओं का देश है, प्राकृतिक रूप से हो या फिर आपका मानवीय रूप से हो, बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें तो विभिन्न भाषाएं, खाना, त्यौहार, धर्मों का पालन, ठीक है, तो ये सब क्या है करते हैं। भारत में लगभग 8 तरह के धर्म हैं, ठीक है, 1600 से अधिक भाषाएँ हैं, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, विविधता है, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को अपनाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसी में बात करें तो जैसे अभिवादन की ही हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो झारखंड के निवासी आदिवासी लोग हैं, एक दूसरे को जोहर कहना, ठीक है, जोहर कहते हैं, जोहर, ठीक है, तो अभिवादन होता है। जैसे हम लोग अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ है। अगर हम मणिपुर की औरतियों का कहें तो जो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो मणिपुर का औरतें जो हैं आपका फैकन पहनना पसंद करती हैं। मिथिला क्षेत्र की बात करें तो साड़ी पहनना आदमी पसंद करता है, ठीक है। तो इस तरह का बात करता है। अब हम विविधता को कैसे समझें, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करता है कि 200 सवा 200 वर्ष पहले, या फिर इसको हम देते हैं एग्जाम्पल में, लेकिन समझिए सीधा बात कि अगर हम पहले की बात करें, आज से कुछ 100 साल पहले की बात करें, तो हम लोग पहले बैलगाड़ी से, ऊँट से, घोड़ा से आदि से यात्रा करते थे, ठीक है। लेकिन अभी हम देखें तो हवाई जहाज़, ट्रेन, बस, मेट्रो, बुलेट वगैरह वगैरह बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हमारे क्या हैं, यात्रा को सहयोग करती हैं, ठीक है। पानी का जहाज हो गया, तो वो उस समय था, अभी कुछ मॉडर्न आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे। अब जो यात्राएं होती थी पहले, वो क्या होती थी, या तो खेती के लिए होता था, या फिर बसने के लिए होता था, या कोई ज़मीन वमीन है तो उसकी तलाश में कि वहाँ पे जो है अच्छा सा खेती कर पाएँ, या फिर कोई जो है व्यापार के लिए जो है कहीं से कहीं लोग यात्राएं करते थे। अगर हम सिर्फ बात करें कि यात्राएं क्यों करते थे, तो बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए। यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर क्या करते थे, अक्सर लंबे समय तक ठहर जाते थे। जब यात्रा लोग करता था तो काफ़ी समय लगता था, यात्रा लंबा हो जाता था तो जहाँ जाता था वहाँ रुक जाता था। अब देखिए, कहने का मतलब है कि दूसरा बात जो यात्रा से है कि सूखे या अकाल के कारण भी जो है कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे, और जब उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, और कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। अब देखिए, सिकंदर ही जो आया था तो कितना सारा सेना को लेके आया था, बहुत सारा मर गया, बहुत सारा उधर उधर कहीं बस गया होगा, ठीक है। तो युद्ध के कारण भी आदमी गया। अब देखिए, बात यहाँ पे ये है कि जब घर से निकला कहीं गया, तो जब जो लोग कहीं गया तो जहाँ बसना शुरू करता है, तो जब अगर मान लेते हैं कि हम अगर बात करें अपने मिथिलांचल का, तो मिथिलांचल में आके कोई आदमी रहने लगेगा, या फिर देखिए एक फॉरेनर आया बिहार में रहने लगा, अब वो बिहार की तरह गाली बोल रहा है, बिहारी जी से बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बसने लगा तो यहाँ का जो रहन सहन है थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, बोलने चालने का तरीका बदल जाता है। तो जब भी कोई आदमी नया जगह जाता है तो वहाँ की कुछ ना कुछ छिप अपना लेता है, कुछ चीज़ें वो पुराने ढर्रे पर चलता है रहता है, यानी कि जो उसकी पुरानी सोच है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको भी चलता है। इस तरह अगर बात करें तो भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि जो है, इनमें क्या होता है, नए और पुराने मिश्रण होते रहते हैं। अगर हम संस्कृति की ही बात किए हैं तो संस्कृति का आदान प्रदान होता है, जैसे हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, जूता मोजा पहन रहे हैं, बहुत तरह का ड्रेस पहन रहे हैं, तो क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर हम लोग भारतीय संस्कृति में मिला रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मिली जुली संस्कृति उभरती नजर आ रही है। यहाँ पे बात करते हैं तो विभिन्न संस्कृतियों की, तो विभिन्न संस्कृतियों सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। चूंकि हम विविधता को कैसे समझ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे भौगोलिक स्थितियाँ हैं तो वहाँ पे हम लोग सामंजस्य बिठाते हैं, उसमें विविधता उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि अगर कोई केरल से लद्दाख जाके रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, भौगोलिक स्थिति चेंज होगा, तो वहाँ पे उसको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा कि विविधता उत्पन्न करेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यहाँ भी देखें, तो अगर हम बात करें तो जो हमारे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले में बड़ा फ़र्क है। अब लोग कपड़ा और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वो काम करेंगे उसमें भी अंतर। मतलब भारत के दो भागों को देखते हैं, जिसमें आपका एक लद्दाख आता है और दूसरा केरल आता है। तो आप लोग इसके लिए अगर केरल और लद्दाख को देखना है तो आप अपने एटलस पे नक्शा ढूंढिए और वहाँ पे देखिए कि इनकी क्या स्थिति है, वहाँ पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो अगर हम लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख क्या है कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख को हम लोग कोल्ड डेजर्ट या जो ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है लद्दाख में बहुत कम खेती संभव है। अब कम खेती इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरता है, बारिश ना के बराबर होता है, ठीक है, और लंबा समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। तो जब लंबा समय बर्फ़ से ढका रहेगा तो खेती कैसे होगा, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो है बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, यहाँ पे पेड़ जो है बहुत कम उगता है। अगर हम बात करें तो लद्दाख में पीने के पानी के लिए जो है लोग गर्मी के महीने में पिघले हुए बर्फ़ जो होते हैं उस पानी पर निर्भर रहते हैं। और लद्दाख की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसका नाम जो है चायांगरी या फिर चायांगरा है, जिसका स्थानीय नाम जो है चेंगू भी कहा जाता है, ठीक है। और ये बकरी वही बकरी है जिससे पाशमीना का शॉल बनता है, पाशमीना का ऊन मिलता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पाशमीना का शॉल बहुत महंगा आता है, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख और इससे भी ऊपर जाता है, जैसा क्वालिटी जैसा कढ़ाई बुनाई उस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि लद्दाख के लोग बड़े सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और करके क्या करते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं,
ठीक है। और कश्मीर में ही क्या होता है, पश्मीना का शॉल बुना जाता है। ये यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ यानी कि मक्खन हो गया, चीज़ जो खास तरह का छेना होता है, ठीक है, एवं मांस खाते हैं। ये लद्दाख के बारे में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक सीटेड के पर्पज से अगर देखिएगा तो इंपॉर्टेंट लाइन सब है, इसी को उठा उठा के दे देता है। हर एक परिवार के पास कुछ गाय है, बकरी है और याक होती है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि रेगिस्तान जो है यहाँ लद्दाख में, कहना पढ़े थे ना रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि यहाँ व्यापारी नहीं आए या आने के लिए आकर्षित नहीं हो, यहाँ पे व्यापारी आए। अब कहिएगा क्यों आए, तो लद्दाख के रास्ते से जो है यहाँ पे बहुत सारे लद्दाख जो है आपका व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, ठीक है। हम पहले ही पढ़ते थे कि उधर से जो होके जो है बहुत सारे तीर्थयात्री आए, बहुत सारे पैदल यात्री भारत आए, फिर नालंदा गए, तक्षशिला गए, वगैरह वगैरह जगह पे पढ़ते रहे, ठीक है। और जो यहाँ है लद्दाख है, तो यहाँ घाटियों से, दर्रों से, ठीक है, जिनसे गुजर करके जो है मध्य एशिया तक काफिले पहुँचते थे, ठीक है। और अब देखिए, जो काफिले पहुँचते थे उसे आज हम लोग तिब्बत के नाम से जानते हैं, जो लद्दाख के रास्ते से जाया जाता था। ये काफिले क्या हैं, अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और दरी लेकर के आते थे और इसका व्यापार भी करते थे। हम अगर बात करें कि बौद्ध धर्म तिब्बत कैसे पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचता है। लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत भी कहते हैं हम लोग। अगर हम बात करें तो करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोग जो है इस्लाम का आपको परिचय हुआ था, यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था और यहाँ जो है फिलहाल अच्छी खासी संख्या में मुसलमान हैं। लद्दाख का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लद्दाख में गाने और कविताओं का जो है बहुत ही समृद्ध है, लेकिन मौखिक संग्रह है, ठीक है। अब तिब्बती एक ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा, तो केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। और उसके जो है स्थानीय रूप को जो मुसलमान है या बौद्ध जो लद्दाख में है, वो दोनों लोग गाते भी हैं और इस पे नाटक भी खेलते हैं। अब केरल की हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, केरल जो है आपका कहाँ है, तो ये भारत की दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है और यह एक तरफ जो है समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ जो है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब इन पहाड़ियों पर जो है विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि जो है आपको उगाया जाता है। मसालों के कारण ही यह क्षेत्र जो है व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक का बना रहा। हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली यात्री भी है, जो वास्को डी गामा है, वो भी आया था। तो यहाँ उससे पहले भी लोग आए थे, तो वो सबसे पहले जो आए थे वो अरबी थे और यहूदी व्यापारी थे जो आपको केरल आए थे। तो ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अरबी और यहूदी व्यापारी जो है केरल आए थे। इसके बाद बात करें तो ईसा मसीह के धर्मदूत यानी जो संत थॉमस थे, ये लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है या उन्हीं को जाता है। तो ये देखिए, ये वाला जो 2 लाइन है ये सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉलिटी में सेकंड लास्ट ईयर में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब जो केरल है, यहाँ अरब से भी कई व्यापारी आए और यहाँ आके बस गए। अब देखिए, जो बसने की प्रक्रिया है, तो अरब का आदमी यहाँ आया तो अरब में से जो भी उनकी संस्कृति है, सभ्यता है, पहनावा है, खान पान है, सब लेके आएगा। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे आपको हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होगा। अब देखिए, इसके बाद लिखता है कि इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया, भारत आया था, ठीक है। ये मोरक्को का निवासी था। तो इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमान के जीवन का बहुत सारा विवरण लिखता है और बताता है कि केरल में जो है मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी। इसके बाद देखिए कि इब्न बतूता के बाद वास्को डी गामा आता है भारत 1498 में पानी के जहाज़ से, ठीक है। तो ये पुर्तगाली यात्री था जो भारत में समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था। अब देखिए, ये पहुंचा कहाँ था, तो केरल के कालीकट के पास उतरा था। जो वास्को डी गामा था, इसको मदद किया था अहमद इब्न माजिद ने, ठीक। अभी ऐतिहासिक कारणों के प्रभाव के कारण लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब लोग आते जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अपना धर्म, संस्कृति, सभ्यता सब लाएंगे। तो यहाँ पे जो है यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म को जो है आपको शामिल है और यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए, केरल में जो है एक चीज़ और है कि चीन के व्यापारी केरल आए थे। अब यहाँ का जो चीन का जो मछली वाला जो जाल है, जो मछली पकड़ा जाता है, ठीक है, वो जो है चीन के जाल से आपको हुबहू मिलता है, इसीलिए इसको चीना वाला भी कहते हैं, ठीक है। जो चीनी जाल है, जो केरल में मछली पकड़ने वाला जाल है, इसको चीना जाल के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करें तो जो
केरल में जो तलने के लिए बर्तन का इस्तेमाल होता है, यानी कि अब मछली वछली हो या कुछ भी है तो उसको न चीना चट्टी कहते हैं। यही है कि इसकी उत्पत्ति जो है चीन से हुआ है, ठीक है। तो चीन के साइड इशारा करता है, ठीक है। तो चीना पट्टी आपका तलने के बर्तन को कहा गया है। अब देखिए, कहता है केरल की जो उपजाऊ जमीन है और जलवायु है, ये चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग जो है मछली चावल और मछली सब्जी और चावल खाते हैं। यानी कि जो केरल की जो उपजाऊ जमीन है और जलवायु चावल की खेती के लिए जो है काफ़ी उपयुक्त है। याद रखना है कि जो जलवायु है चावल की खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ के अधिकतर लोग जो है मछली सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कहता है केरल और लद्दाख में। तो देखिए, केरल और लद्दाख का जब हम सम्मिलित रूप से बात करें तो देखिए दोनों की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, यानी कि अगर पर्यावरणीय स्थिति देखें तो बिल्कुल अलग है। एक कर्क रेखा से काफ़ी ऊपर है, एक कर्क रेखा के काफ़ी नीचे है। तो कर्क रेखा के नीचे है तो यहाँ पे गर्मी वाला बात रहेगा, कर्क रेखा के ऊपर है तो उधर शीत ठंडा लगेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दोनों के क्षेत्रों में और इतिहास का, ठीक है, और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों का असर है और दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लद्दाख है या केरल है तो यहाँ पे चीन और अरब से आने वाले दोनों व्यापारियों ने इनको प्रभावित किया था। अब देखिए, केरल की अगर हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो मसालों के लिए खेती जो यहाँ पे संभव है और वहीं लद्दाख की बात करें तो यहाँ यह स्थिति जो है ऊन के व्यापारी के लिए जो है बहुत अच्छी है और यहाँ अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद बात करें तो किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। देखिए, आगे है कि विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। हम आज भी इधर से उधर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, किसी न किसी उद्देश्य से जाते हैं। तो हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। अब कोई आदमी दिल्ली चला गया, देखते हैं हम लोग आपसी अगर बात करते हैं तो कहते हैं ना कि अरे 4 दिन ले वहाँ चला गया और तेरे को मेरे को सीख के आ गया, या मान लीजिए कहीं चला गया, अरे वहाँ चला गया, वहाँ का लैंग्वेज सीख के आ गया है, अपना भूल गया। तो इस तरह की बात है। तो वहाँ जाके हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे थे, कपड़ा पहनने का हो या फिर मान लीजिए किसी भी तरह की धर्म की बात करें तो ये बातें होती हैं। अब देखिए, कहता है कि ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे की रीति रिवाज परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। तो ये चीज़ था। अब देखिए, विविधता में एकता का बात क्या करता है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की विविधता या अनेकता जो है, अनेकता में उसकी ही ताकत का स्रोत माना जाता है। ये भारत के संदर्भ में है, जो अनेकता है वो एकता का स्रोत है। अब देखिए, इसी के संदर्भ में क्या है कि जब अंग्रेज लोग भारत आए थे तो क्या था कि उन्होंने देखा यहाँ की विभिन्न धर्म है, विभिन्न भाषा है, विभिन्न क्षेत्र में महिलाएं हैं, पुरुष है, ये है वो है, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग इन पे शासन करेंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो ऐसी स्थिति में आए तब क्या हुआ, हमारे भारतीय लोगों ने एक साथ मिलके, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या छोट जात क्या बड़ जात, सब मिलके क्या किए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत ने स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग तरह के परिवेश के लोग शामिल हुए और हम लोगों ने स्वतंत्रता को प्राप्त किया। वही बात यहाँ पे कहता है, अंग्रेज के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े और हम लोग जीते। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक कविता है, ठीक है, जो बुक में आपका दिया हुआ है। तो लिखता है कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। तो इस प्रकार से जो है पूरा कविता है जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है गाया गया था, ठीक है। तो ये भारतीय जन नाट्य संघ के द्वारा था। तो इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर के सभा कर रहे थे। तो इसी पे ये बात गाना गाया गया था। अब देखिए, कहते हैं कि जो महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम एवं सिख कितने सारे लोग जो थे अंग्रेज के पक्षपातपूर्ण नीति के का विरोध करने के लिए वहाँ पे जलियांवाला बाग में जमा हुए थे, वहाँ सभा कर रहे थे कि अंग्रेज ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, क्या करना है नहीं करना है। तो उसमें निहत्थों पर जो है उसने गोली चलवा दी और बहुत सारे लोग मारे गए और जितना मारा गया उससे ज़्यादा जो है वहाँ पे घायल हो गया। तो ये जो अभी हम गीत देखे हैं ऊपर में, ये उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्हों की बात करें तो विविधता के प्रति हमारे विश्वास को बनाए रखते हैं। हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी और इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब देखिए, एक विविधता के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है,
बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये जो उन्होंने भारत की खोज में लिखा था। नेहरू जी जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए कहा है कि अनेकता में एकता का, ठीक है, यानी कि ये विचार जो है हमें दिया था नेहरू जी ने, अनेकता में एकता का। अब देखिए, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान जो है भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है, भावना है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो इसे पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, या कलकत्ता के सत्र में गाया गया था। जनगण मन को आधिकारिक रूप से जो है 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान सभा जो है, जो भारतीय राष्ट्रगान के रूप में इसको अपना लेता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए हैं भारत की विविधता का चैप्टर 1। कल हम लोग चैप्टर 2 करेंगे।